हैप्पी टीचर डे ऑल ऑफ़ यू। आज टीचर डे है तो मुझे लगा कि एक ऐसी वीडियो बना देनी चाहिए आप लोगों के लिए जो कि आपको आने वाले एचएस प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि जो पिछले साल का पेपर था उसका एनालिसिस किया है और साथ में जो हमारा अभी मेगा मॉक होना है जो हिमाचल के डिफरेंट सेंटर्स में होगा, धर्मशाला में होगा, मंडी में होगा, शिमला में होगा और नाहन में होगा, सोलन में होगा, उसके लिए भी आपकी किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी। और जो हमने हमने वो टेस्ट बना रखा है उसका जो पैटर्न भी है वो भी पिछले साल वाला जो एचएस का पेपर था वैसा ही है। तो इसमें मैं बिल्कुल बारीकी से डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कि पिछले साल वाला एग्ज़ाम कैसा था, जो कि आपको हेल्प करेगा कि एचपीएस जो प्रीलिम्स है उसकी डिमांड क्या है, एग्ज़ामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, और दूसरा लास्ट के एक मंथ में आपकी स्ट्रेटजी किस तरह की होनी चाहिए, और तीसरा आपको हेल्प करेगा कि आपको किस तरह से रिवीजन करना है, और चौथा जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि जो हमारा मेगा मॉक आने वाला है उसके लिए भी आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या कर रखा है, पिछले साल के जो पेपर है लास्ट ईयर का, उसको डिवाइड कर रखा है इस तरह से। हमने कुछ कॉलम बनाए हैं, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में से कितना है, टॉपिक्स, टाइप्स एंड लेवल। अब जैसे हम ज्योग्राफी लेते हैं तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप में से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं और इंडियन मैप में से 5 क्वेश्चन आए, तो 11 क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चन है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब हमारी जो तैयारी है वो भी इसी तरह से होनी चाहिए। और जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें से 3 क्वेश्चन आए, तो मेजॉरिटी में जो क्वेश्चन है वो मैप एंड लोकेशन बेस्ड है। अब यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन है और मैच ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड क्रोनोलॉजी में लगाने वाले 2 क्वेश्चन है, और डायरेक्ट क्वेश्चन है 8 जिसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है, मैच ऑफ द फॉलोइंग नहीं है, एक ही स्टेटमेंट और सीधा क्वेश्चन है। और इसी तरह से हमने क्वेश्चन के कुछ लेवल बना रखे हैं। जो हमारी जो फैकल्टी है, जो टीम थी जिसने इस पेपर का एनालिसिस किया है, तो उन्होंने ये निकाला है कि कौन सा टफ पार्ट है और कौन सा इजी है, कौन सा मीडियम है, मॉडरेट है। तो इस तरह से हमने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग्स है उससे समझने की कोशिश की है कि जो पेपर का लेवल है वो किस तरह का था। तो इजी क्वेश्चन ज्योग्राफी में 8 क्वेश्चन थे जो डुएबल है, आसानी से हो जाता है, और मीडियम 4 थे, और जो टफ क्वेश्चन थे वो 2 थे। अब टफ क्वेश्चन का हमें यहाँ पे क्या मतलब है कि या तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट डाल दी जो बिल्कुल ही करंट में थी, और वो करंट ज़्यादा पिछले समय का नहीं था, बिल्कुल ही 8-10 दिन पहले वाला करंट था, या तो कोई चीज़ ऐसी थी जिसको हम नहीं पढ़ते, नॉर्मली नहीं पढ़ते, वो जनरल नॉलेज ना होकर वो स्पेसिफिक हो जाती है, तो उस तरह के क्वेश्चन हैं, तो उन समय बॉदर नहीं होना। उसके बाद आती है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के टोटल क्वेश्चन 10, एंशिएंट के 4, तो एंशिएंट भी पूछ रहे क्वेश्चन, और मॉडर्न के 6 क्वेश्चन थे। तो मॉडर्न की वेटेज थोड़ी ज़्यादा है, और बाकी टाइम में एंशिएंट की मॉडर्न से थोड़ी कम रहती थी, बट इस टाइम दिख रहा है कि 4 और 6 है। और इसमें भी मैच ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन और डायरेक्ट 8 क्वेश्चन। तो यहाँ भी डायरेक्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि जैसे कि सारा का सारा जो पेपर है वो स्टेटमेंट बेस्ड ही है, मैच ऑफ द फॉलोइंग ही है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन थे इस तरह के। तो बट अगर हम सही से देखेंगे तो हमको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है कि जो आसानी से हो सकता है। उसके बाद इसमें इजी 4, मीडियम 1 एंड टफ 5। और टफ हमने इसलिए इसको 5 कैटेगरी में रखा क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री पहले नहीं पूछी जाती थी, तो अब एंशिएंट के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए कि जो इतने आसान नहीं लगते। हाँ, अगर पढ़ेंगे तो आसान है। जब हमारे दिमाग में ये रहता है कि एंशिएंट कम पूछा जाता है तो वो हम ज़्यादातर उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे भी मीडिएवल है तो मीडिएवल नहीं पूछते, तो अगले साल अगर मीडिएवल पूछ लिया जाए, सॉरी पूछ लिया जाए, तो हम उसको टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब आता है पॉलिटी के 12 क्वेश्चन है। आर्टिकल पे 3 क्वेश्चन थे सीधे सीधे, जैसे पंचायती राज के ऊपर एक आर्टिकल पूछा हुआ था, ऐसे एक फंडामेंटल राइट पर आर्टिकल पूछा हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमें यह कि जो 3-4 क्वेश्चन है वो आर्टिकल के बेस पर रहना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो हमें पता होने चाहिए। अब देखो, अब पॉलिटी की खास बात क्या है कि ऑल वर डायरेक्ट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड मैच ऑफ द फॉलोइंग नहीं था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो ये देखो बहुत अच्छा पार्ट है ये, जिसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है कि सीधे क्वेश्चन है
और आर्टिकल भी कुछ खास नहीं पूछे हुए हैं। तो हम इसको देखते हैं। इजी क्वेश्चन थे 9 और मीडियम थे 3 और टफ कोई भी नहीं था यहाँ पे। तो अब आपकी प्रिपरेशन में ये होना चाहिए कि जैसे पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट है, क्योंकि जब भी हम तैयारी करते हैं पॉलिटी से ही स्टार्ट करता है, तो पॉलिटी सभी पढ़ता है, तो इसमें कोई इस तरह का एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि पॉलिटी कहाँ से पूछी गई, किधर से पूछी गई। लक्ष्मीकांत किताब है, उसको ही आप सही से पढ़ो तो उसमें से क्वेश्चन आता है। फिर आता है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के जो क्वेश्चन थे 12 क्वेश्चन थे। तो इकोनॉमी पिछले साल कुछ टफ लगी थी, और टफ लगने के पीछे क्या वजह थी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन थे स्टेटमेंट बेस्ड थे। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 था। तो जो एक असर्शन एंड रीजनिंग टाइप बनता है क्वेश्चन, एंड कॉज एंड इफेक्ट टाइप क्वेश्चन बनता है। और इसमें भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इसमें ये असर्शन एंड रीजनिंग के साथ साथ जितने ज़्यादा क्वेश्चंस थे वो थे इंडेक्स में से। वो इंडेक्स थे जिनको हम नॉर्मली नहीं पढ़ते, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है, इनको हम इजीली पढ़ लेते हैं। और कुछ इस तरह से इंडेक्स थे जिनको हम ज़्यादातर नहीं पढ़ते, तो इसलिए पेपर टफ बन गया। ये वाला जो पार्ट है ये टफ बन गया। तो टफ होने का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते उसको। टफ होने का मतलब ये होता है यहाँ पे कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम उस एग्ज़ाम की जो डिमांड है पिछले कई सालों से, जो एक जोन बना हुआ है, उससे उसके बाहर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो टफ माना जाता है। तो अब यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन है ये सबके लिए ही मुश्किल है। तो और ये भी नहीं है कि अगर पिछले साल यही क्वेश्चन पूछे गए हम इनके पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। तो एंड में आप देखोगे, जब इसको हम कंक्लूड करूँगा मैं ये बात, तो आपको ये लगेगा कि अगर टफ क्वेश्चन हमसे नहीं भी होते, अगर वो छूट भी जाते तो सबसे छूट रहा है। तो जो डुएबल क्वेश्चन है अगर उनके ऊपर से फोकस किया जाए तो पेपर कहीं नहीं जाता। तो इसमें स्टेटमेंट वाले, और देखो 10 के 10 क्वेश्चन क्या थे, 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट पे थे और 2 क्वेश्चन थे इसके अंदर मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं था। तो अब ये हमें यहाँ से एक इन्फ्रेंस ये निकलती है कि इस पिछले साल इकोनॉमी मुश्किल थी। इकोनॉमी मुश्किल कंसेप्ट वाइज नहीं थी। मुश्किल क्यों हो गई ये, क्योंकि एक तो इंडेक्स ज़्यादा पूछ लिए, और दूसरा असर्शन रीजनिंग बना दिया, और तीसरा डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं है। तो हमने यहाँ देखा इजी तो 2 ही रह गए इसमें, मीडियम 4 और टफ डाल दिया हमने इसको 6 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट साइंस में से 8 क्वेश्चन थे, 2 बायो थे, केमिस्ट्री 3 और फिजिक्स 2 क्वेश्चन। तो इसमें भी मैच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट क्वेश्चन 2 थे और ऑर्डर में लगाने वाला 1 क्वेश्चन था। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट की जो थीम है ये आपने समझना है। एयर पोल्यूशन में से 3 क्वेश्चन थे, बायोडाइवर्सिटी में से 2 क्वेश्चन थे, और लोकेशन बेस्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पिछले साल का पेपर मैं ये बता रहा हूँ, पिछले साल उससे 1-2 साल पहले का पेपर यही बताता है कि एनवायरनमेंट है चाहे ज्योग्राफी है, वो लोकेशन बेस्ड बहुत जा रही है। कि जैसे ये वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, और अगर तो वो न्यूज़ में है फिर और पूछ लेते हैं। तो लोकेशन बेस्ड इसमें 5 क्वेश्चन थे। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग 5 और डायरेक्ट क्वेश्चन 7 थे। तो 7 क्वेश्चन सीधे थे, तो होने वाले क्वेश्चन थे ये। तो इसकी आगे आप कैटेगरी देख लेना, मैं आपके साथ ये लिंक पे शेयर कर दूंगा इस PDF को, तो वहाँ पे आप देख लेना कि एग्ज़ाम किस तरह से। अब आता है हिमाचल जीके। तो हिमाचल जीके के टोटल क्वेश्चन 20 थे। अब इस 20 के अंदर जो GS वाला पार्ट है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, जिसको हम एकदम स्टैटिक पार्ट था 11 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में थे 9 क्वेश्चन। तो टोटल 20 क्वेश्चन थे, स्टैटिक में से 11 और सर्वे में से 9 क्वेश्चन। अब स्टैटिक पार्ट में हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन थे, कल्चर के 3 क्वेश्चन थे, और डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में से 2 क्वेश्चन थे। तो हिस्ट्री पे 3 क्वेश्चन ने फोकस कर दिया, ज्योग्राफी पे 3, कल्चर एंड कस्टम में 3 था, और डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में 2 था। तो अब आपको लास्ट टाइम में जब रिवीजन करते हैं तो हमें अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी चाहिए कि एक थीम के लिए मैं 2-2 दिन देने चाहिए। जैसे हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए 2 दे दो, और ज्योग्राफी के लिए 1 दिन दे दो, हिस्ट्री के लिए 3-4 दिन दे दो। ऐसे में अपना डिवाइड कर लो कि क्वेश्चन कैसे बने हैं। और रही बात करंट अफेयर्स है ही नहीं है हिमाचल जीके में, जो करंट अफेयर है वो सारा किस में है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में। तो 9 क्वेश्चन उसमें से ही निकलता है। तो हमारी एक हर साल एक कंपाइलेशन आती है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट की, अगर आप उसके ऊपर रिलाय करोगे तो क्वेश्चन उसमें से निकलेंगे। बल्कि 2 क्वेश्चन पिछले साल ऐसे थे जो उसमें से नहीं निकले थे। वो इसलिए नहीं निकले थे क्योंकि वो
जो लास्ट ईयर का जो सर्वे था उसमें से क्वेश्चन डाल दिए गए थे वो, तो उससे भी हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई नहीं पढ़ता। तो जब हम पढ़ते हैं तो कौन सा पढ़ता है, जो करंट वाला है। तो पिछले साल वाला, हाँ, जिसने तैयारी कर रखी होगी, वो भी फैक्ट एंड फिगर थे अगर दिमाग में, तो ठीक है, अदरवाइज उसको कोई नहीं करता। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 20 थे। अब आता है टोटल। अब देखो टोटल का हम सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चन अगर बन गए तो इसमें क्या दिखता है, मैं स्टेटमेंट वाइज 41 क्वेश्चन। अब 37 क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, सीधे क्वेश्चन, और मैच ऑफ द फॉलोइंग 18 क्वेश्चन थे, और ऑर्डर में लगाने वाले, जिसको ऑर्डर एंड क्रोनोलॉजी में लगाने वाले क्वेश्चन बोलते हैं हम, वो 3 क्वेश्चन थे। और जो डायरेक्ट मैप वाला था, जिसको मैप मैसेज बोलते हैं, जो करंट में था, वो 1 क्वेश्चन था। हाँ, जो ज्योग्राफी का मैप है और इन्वायरमेंट की जो लोकेशन है इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई, उनको अगर मिला के देखें तो कम से कम 11 क्वेश्चन थे। तो ये सारे हमारा इस तरह से इसको हमने ब्रेक कर दिया। तो स्टेटमेंट वाले 41 क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन 37। तो अब यहाँ ये हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। पूरे का पूरा जो पेपर था वो स्टेटमेंट वाला था, बस ऐसा नहीं था। डायरेक्ट भी थे 37 क्वेश्चन, और मैच ऑफ द फॉलोइंग थे, और ऑर्डर एंड क्रोनोलॉजी। तो अब यहाँ पे देखिए कि इजी क्वेश्चन थे 38, जिसको हमने हमारी जो टीम है इस तरह से समझाया कि जो अच्छी तैयारी करने वाले लोग हैं वो 90-95% लोग उसको सॉल्व कर सकता है, तो उसको मैंने इजी की कैटेगरी में रखा। और दूसरा मीडियम 35 क्वेश्चन से, जो टफ क्वेश्चन थे वो 36 क्वेश्चन थे। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप तैयारी सही से करोगे तो इन 26 क्वेश्चन के पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि टफ़, जैसे मैंने पीछे बताया कि टफ़ का मतलब वही है कि जो हमारी जोन ऑफ प्रेपरेशन में नहीं आता, कि जिसको हम ये सोचते हैं कि नहीं इसमें नहीं मेहनत करनी चाहिए, तो उसको हम छोड़ देते। जैसे अभी मीडिएवल हिस्ट्री है तो वो नहीं आता, तो उसको हम नहीं करते होते। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछने लग जाए तो वो टफ़ माने जाते हैं। तो 26 क्वेश्चन ऐसे थे, और एक क्वेश्चन बाद में स्क्रैप हो गया था। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और कहाँ से कितनी वेटेज मिली है। तो सभी को बराबर की वेटेज है। तो एनवायरनमेंट के 12 है, करंट अफेयर के 12 है, जो हमें ज़्यादा दिखता है, और ज्योग्राफी के 14 क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी में आपको ये समझना चाहिए कि वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप एंड लोकेशन मैप जो है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये जो मैप है ये ओवरलैप करता है हमारे, या डिज़ास्टर कहीं पे होगा उसकी लोकेशन हो गई, एनवायरनमेंट की लोकेशन हो गई, ज्योग्राफी की लोकेशन हो गई, करंट अफेयर की लोकेशन हो गई। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 बनते हैं, 14 क्वेश्चन बनता है ये। तो सबसे ज़्यादा वेटेज तो हमें HPG के बाद ज्योग्राफी में दिखती है, फिर इकॉनमी में दिखती है। तो इकॉनमी ऐसा था कि अगर आपसे नहीं भी होता तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। अब एक चीज़ और है कि अब जब जो हमने इस बारी हमारा जो मॉक होगा, जो 17 को होने वाला है, तो आप सभी लोग इस मॉक को दोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। वो इसलिए कि हमने क्या किया है कि इस मॉक को इसी लाइन पे बनाने की कोशिश की है, ताकि आपकी जो तैयारी है, जब आप कमीशन का एग्ज़ाम दोगे HCS का, तो उसके लिए आपको एक आइडिया हो कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी प्रेपरेशन को उसी डायरेक्शन में लेके जाए और वैसे ही रिवीजन करें और उन टॉपिक पे फोकस करें, क्योंकि हमारा जो मकसद है, हमें प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना, हमने बड़े स्मार्टली इतना हमारा स्कोर होना चाहिए कि हमारा जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई हो जाए। अच्छा, एक चीज़ क्या दिखती है हमें हर बारी हिमाचल में कि UPSC जो भी पैटर्न में थोड़ा सा चेंज लेकर आती है, तो HCS के एग्ज़ाम में भी वो चेंज हमें दिखता है। तो इस बारी UPSC ने एक तरीका अपनाया है, आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ऐसा नहीं पूछा ओनली 1 and 2 करेक्ट या मैच वाली। तो इसमें एक नया इन्होंने तरीका निकाला है कि अब आपको सारी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। अब ये नीचे आपको आंसर दिया होगा कि कितनी स्टेटमेंट सही है, ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली 3 स्टेटमेंट करेक्ट। तो इसमें क्या है कि जो एक एलिमिनेशन वाला मेथड लगता था उसको इराडिकेट करने की कोशिश की गई है। तो हमें उम्मीद ये है कि इस साल ये HCS में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, और UPSC ने तो 10 से 15 क्वेश्चन इस तरह के पूछ लिए थे। तो हमने क्या किया है कि जो ये मॉक हमने बनाया है, इसके अंदर हमने कोशिश की है कि इस तरह के भी क्वेश्चन डाले जाए। तो अब ये नहीं बताऊँ मैं कितने क्वेश्चन है, तो आप एक बात ये दिमाग में रखिए कि जो मैं आपके सामने ये एनालिसिस रख रहा हूँ, तो हमारे एग्ज़ाम का लेवल वैसा ही रहेगा। तो जिसमें क्वेश्चन वो होंगे जो ईजी होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ईजी होंगे, डुएबल क्वेश्चन है, तो आप प्रेशर में आके ऐसा नहीं कि उनको भी गलत कर दें।
कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए थोड़े से वो मुश्किल भी हो गए बीच में, बट कहीं ना कहीं हमने ऐसे ही पैटर्न बनाने की कोशिश की है। बस एक चीज़ हमने ऐड की है इसके अंदर, वो है जो यूपीएससी का ये एक तरीका था कि इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है या 2 ही स्टेटमेंट सही है या 3 स्टेटमेंट सही है, और ये नहीं बताया गया कि 1 and 2 वाला या 3 and 4 आर करेक्ट। तो इसमें क्या है कि एलिमिनेशन से वो बाहर हो जाती है। पर उस चीज़ से इस चीज़ को और ज़्यादा टफ करने के लिए यूपीएससी ने ये किया है। तो अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एचएस में भी ऐसा हो सकता है। अब नेक्स्ट है कि आपको कुछ टिप्स है प्रेपरेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए, कि जो आप इन 20-25 दिन में आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिवीजन में खासकर। तो अब इसमें यह निकलता है कंक्लूजन कि जीएस के जो टोटल क्वेश्चन थे, जिसमें से वैसे जीएस के टोटल 68 क्वेश्चंस थे जीएस वाले पार्ट में, तो इसमें हमें यह दिखता है कि जो 30 क्वेश्चंस थे वो आसान क्वेश्चंस थे। तो उसको इजीली किया जा सकता है अगर आपकी तैयारी इस तरह की है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स सभी लोग पढ़ते हैं। और एचपीजीके को अगर हम देखेंगे बात, तो 4 थीम पे फोकस किया गया है: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड कस्टम एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। तो इसमें से जैसे हमने जाना तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 11 क्वेश्चन। और अब बात आती है कि हिमाचल का करंट अफेयर। तो करंट अफेयर बाहर से नहीं पूछा जा रहा है, वो सिर्फ सर्वे एंड बजट से पूछा जा रहा है। तो 9 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। हाँ, बट खास बात ये थी हिमाचल जीके की, जितने भी क्वेश्चंस थे वो सबके सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। तो अगर यहाँ पे 11 क्वेश्चन थे तो 11 के अंदर आप समझ लिए एक क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेटमेंट है, तो कम से कम 40 स्टेटमेंट वाले 40 स्टेटमेंट थे इसके अंदर। तो ये जो 11 क्वेश्चन थे ये 44 क्वेश्चन के बराबर थे। और एक बात इसमें यह थी कि ऐसा नहीं था कि एक ही टॉपिक में से या एक ही कंसेप्ट में से स्टेटमेंट उठाई गई थी। तो स्टेटमेंट अलग अलग उठाई गई थी। एक स्टेटमेंट टॉपिक किसी और से थी, एक स्टेटमेंट किसी और टॉपिक से थी। तो 11 क्वेश्चंस के अंदर भी हमें 44 क्वेश्चन मिलते हैं। कम से कम 44 क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऑलमोस्ट बुक सारी पढ़नी पड़ेगी। तो जो हमारी बुक है एचपीजीके की, तो आप उसके ऊपर भी रिलाई कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं, तो वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, तो बाकी उसमें से आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है हिमाचल का जो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इसमें से 9 क्वेश्चन है। अब 9 क्वेश्चन भी ऐसे ही है, तो 4 की स्टेटमेंट है, तो 36 स्टेटमेंट है इसमें। तो 36 स्टेटमेंट अगेन वही है कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट या स्कीम ऐसे नहीं है। अगर स्कीम वाला क्वेश्चन है तो 4 स्कीम इकट्ठे पूछ ली, और वो 4 स्ट्रीम भी 4 एरिया से, एक विमेन से ले ली, एक चिल्ड्रन से ले ली, एक किसी और के लिए ले ली। तो इस तरह से 9 क्वेश्चन के अंदर 36 स्टेटमेंट, इट मीन्स 36 क्वेश्चन बन गए उसके ऊपर। तो हम देखते हैं, तो ये कम से कम अगर ये आज से 5-7 साल पहले एग्ज़ाम हुआ होता तो इस हिसाब से हिमाचल का 44 एंड 36 करीब 80-90 क्वेश्चन के बराबर ये इसकी वेटेज आती है। अब नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स। अब देखो करंट अफेयर के वैसे 12 क्वेश्चन थे। अब 12 क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट थी वो ज़्यादा थी। तो करंट अफेयर के भी जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। और ये मुश्किल क्यों हो गया पिछले साल? मुश्किल इसलिए हो गया कि इसके अंदर 22 स्टेटमेंट ऐसी थी, मैं 22 क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, 22 स्टेटमेंट इस तरह की थी जो 1 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक के बीच में थी, और जो बिल्कुल एग्ज़ाम से 10 दिन पहले की स्टेटमेंट पूछ ली। तो इसमें क्या होता है कि जनरली जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो 1 मंथ पहले का करंट अफेयर हम छोड़ देते हैं। तो जैसे इस बारी एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को है, तो हम क्या करेंगे, तो 1 सितंबर तक ही करंट पड़ेगा, अक्टूबर हम पूरा छोड़ देंगे। तो पिछली बारी भी लोगों ने ऐसे ही किया था। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, जिस समय एग्ज़ाम होना था उसके शुरू के जो 12 दिन थे उसमें से ही 22 स्टेटमेंट डाल दी। अब अगर नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, तो क्वेश्चन तो गलत होने ही है। अब इसमें बड़े कम लोग होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा। तो अब इससे एक बात हमें सीख लेनी चाहिए कि इस साल का भी जो करंट है तो वो भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें 15 दिन जो 15 तक का जो करंट अफेयर है, 15 सितंबर तक का, वो पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप 15 दिन का एक्स्ट्रा करंट अफेयर पढ़ लिया आपने तो कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि आपको आगे कहीं ना कहीं काम आएगा वो। अगर आपने नहीं पढ़ा और उधर क्वेश्चन पेपर में डाल दिया गया तो उसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि पिछले साल तो ये था कि किसी को पता नहीं था इस बात का कि ऐसे भी
बिल्कुल नज़दीक वाले दिन है उनका करंट अफेयर पूछा जाता है। तो इस बार बहुत सारे लोगों को पता है और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो पढ़ रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा आपको कि 10-12 दिन का एक नज़र मार ले तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इस साल तो आपको समय भी काफ़ी मिल गया है, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो पोस्टपोन होता जा रहा है। तो आपकी रिविज़न तो चल ही रही है, तो एंड में क्या कर सकते हो आप उन 10-12 दिन का करंट ज़रूर पढ़े तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब यहाँ पे आता है मैप बेस्ड क्वेश्चन। जैसे मैं बताएं 17 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो मैप ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट जो एटलस वाला मैप होता है वैसे पूछा गया है। तो उसमें क्या है कि ज्योग्राफी की कुछ बातें, ज्योग्राफी कुछ लोकेशन, एनवायरनमेंट वाली कुछ लोकेशन जैसे सेंचुरी कहाँ है, पार्क कहाँ पे है, और करंट अफेयर वाले जो क्वेश्चन थे, तो मिला के कम से कम 14 क्वेश्चन हमने पीछे देखे थे और कुछ क्वेश्चन इसमें हमने और ऐड किए थे। तो 17 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर्स के ही आते हैं। तो इस साल का जो पेपर है मैप बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। तो इस साल का जो एग्ज़ाम था पिछले साल वाला, तो उसमें यही दिख रहा है कि आपकी जो तैयारी का जो तरीका है उसको उस तरफ लेके जाओ, करंट, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, मैप, लोकेशन, तो उस तरफ आपको जाना ज़रूरी है। और जो इकॉनमी है उसके कंसेप्ट की तरफ थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है और ज़्यादा बात की जा रही है उसके ऊपर जो इंडेक्सेस हो गया और या कुछ करंट में न्यूज़ हो गई, तो ये है। तो इस तरह से तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो ये मैंने एनालिसिस किया आप लोगों के साथ, तो इसको ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और दूसरा, जैसे मैं बताया था कि हमारा 17 को होने जा रहा है एक मेगा टेस्ट, और उस टेस्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी जो एक मोमेंटम बनेगी तैयारी की उसके बाद, वो भी बहुत अच्छी होगी जो आपको एग्ज़ाम तक लेके जाएगी। और हमने पूरी कोशिश की है कि एग्ज़ाम इस तरह से बनाया जाए कि जो कमीशन चाहता है और उस तरह का वो पेपर बन जाए। तो आप आइए, इस पेपर को आप ज़रूर देना, क्योंकि हमने ये कोशिश की है कि इसको हम ऑफलाइन ही रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, आपको रैंकिंग देनी है कि फर्स्ट रैंक कौन आया, सेकंड रैंक कौन आया। और जैसे इसमें हमने बताया था कुछ रिवॉर्ड्स भी देगा हम, पिछली वीडियो मैंने बताया था, जो फर्स्ट 5 हो गए तो उनको हम अपनी एकेडमी में, चाहे वो ऑनलाइन आते चाहे ऑफलाइन आते, जो भी हमारा मेंस का प्रोग्राम होगा, आंसर राइटिंग होगा और जो एनरिचमेंट नोट्स हो गए, टेस्ट सीरीज़ हो गई, वो सारी फ्री प्रोवाइड करेंगे। और जो 6 से 10 हो गए उसको टेस्ट सीरीज़ में हम फ्री कर देंगे। और जो जितने भी लोग एनरोल हो गए, जो जितने भी लोग अपीयर हो गए इस एग्ज़ाम में, तो उनको हम आगे मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ में अपने प्रोग्राम में 20% का डिस्काउंट देंगे। तो हमने यही समझ के कि आपको क्लासरूम वाला एनवायरनमेंट मिले, तो हमने ये क्लासरूम में ही रखे हैं। डिफरेंट सेंटर है हमारे, जैसे आपको सारा ही डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा कि कहाँ पे अपने सेंटर है, किस तरह से आपने अप्लाई करना है। और पिछले कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और भी फिर से मैं लिंक पे दे दूँगा, तो आप इसके लिए रजिस्टर करें। और आप चाहे तो हमारे जो सेंटर है, चाहे शिमला है और चंडीगढ़ है, यहाँ पे आके आप रजिस्टर करवा सकते हैं। नाहन में हमारा एक एकेडमी के साथ वहाँ पे टाई अप है, लक्ष्य एकेडमी है, तो वहाँ पे भी जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन जाके फ़िज़िकली भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक बारी से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं टीचर डे की। तो आप तैयारी करें और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए और आप हमारे साथ आके मेंस की प्रेपरेशन करें। थैंक यू, धन्यवाद।